हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट AG 608 का आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कुछ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मैं बता दूँ कि आप लोगों का जो है AG 506 का AG 507 का पेपर जो है टल गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का जो 24 तारीख वाला पेपर था वो टला नहीं है। 2 पेपर टला है, तीसरा पेपर टला नहीं, इसलिए 24 तारीख वाला एग्जाम होगा। तो आप लोग ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये 608 का वीडियो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम टल गया, इसकी वजह से बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एपीकल्चर। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एपीकल्चर व्यावसायिक स्तर पर शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और मैनेजमेंट, ठीक है। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण और प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों का पालन और प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सेरीकल्चर। शुद्ध व कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों के प्रजनन, पालन और प्रबंधन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध और कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों के प्रजनन, पालन और प्रबंधन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया को ही एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। प्यूपा क्या होता है? तो भाई प्यूपा जो इन सभी कीटों का, कुछ कीटों का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। उसमें से एक अवस्था होती है, ठीक है। कुछ कीट में 4 अवस्था होती है, कुछ कीट में 3 ही अवस्था होती है। जैसे मान ली मधुमक्खी में 4 अवस्था है, तो उन 4 अवस्था में से प्यूपा एक अवस्था होता है, ठीक है। मतलब प्यूपा क्या है? मधुमक्खियों के जीवन चक्र की एक अवस्था, एक चरण होती है। यह चरण लार्वा और अडल्ट के बीच में आता है, ठीक है। यह चरण लार्वा और अडल्ट के बीच में आता है, ठीक है। एक होता है, एक के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट, ठीक है। तो ये प्यूपा कीटों के जीवन चक्र का एक चरण है। यह चरण लार्वा और अडल्ट के बीच में आता है। प्यूपा स्टेज में कीट का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है और अडल्ट स्टेज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। प्यूपल अवस्था में जो कीट का शरीर होता है वो पूरी तरह से चेंज होकर अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यह था प्यूपा। आगे चलिए देखते हैं मैलाथियान क्या है। मैलाथियान, तो मैलाथियान एक कार्बनिक फास्फेट यौगिक है। मैलाथियान एक कार्बनिक फास्फेट यौगिक है जो एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैलाथियान एक कार्बनिक फास्फेट यौगिक है जो कि एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो कीटनाशक होता है यह कीटों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उसको मार देता है, ठीक है। कीटों की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित करता है और कीटों को मार देता है। इसका रासायनिक सूत्र है C10H19O5PS2, ठीक है। C10H19O5PS2, ठीक है। इसका यह रासायनिक सूत्र है। यह जो कीटनाशक है यह कीटों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके मारता है। अगला पेस्ट। तो भाई कोई भी जीवित जीव, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को भौतिक या आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं, ठीक है भाई। मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को भौतिक या आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं, ठीक है। आपके खेत में कोई कीट लग गया जिससे आपकी फसल नुकसान हो रही है वो पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पेस्ट। और बात आती है पेस्टिसाइड क्या है। तो यही जो मैंने पेस्ट बताया आप लोगों को कि कोई भी जीव जो मनुष्य को भौतिक या आर्थिक हानि पहुंचाता है उसको पेस्ट कहते हैं। तो यही जो पेस्ट है, जैसे आपके खेत में कीट नुकसान पहुंचा रहा है तो इसी कीट को मारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसी रसायन को पेस्टिसाइड बोला जाता है, ठीक है। तो इसी पेस्ट को मारने के लिए कोई भी जीव जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है उसको पेस्ट कहते हैं। और इसी पेस्ट को मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक भाई। आगे चलिए चलते हैं। परजीवी क्या है? पैरासाइट। तो परजीवी एक जीव होता है जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, ठीक है। परजीवी एक ऐसा जीव होता है जो अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए अन्य जो होस्ट है, अन्य जीव है उन पर निर्भर रहता है और उस जीव को नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। तो होता है परजीवी। अगला पॉलीफाइगस कीट क्या होता है? तो यह एक ऐसा कीट होता है या ऐसा पेस्ट होता है जो कई क्रॉप या प्लांट पर हमला करता है, ठीक है। यह एक ऐसा पेस्ट होता है या ऐसा जीव होता है जो कि कई प्लांट पर हमला करता है। यह कीट अपने भोजन के लिए
विभिन्न प्रकार के पौधे पर निर्भर रहता है और अक्सर कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, पॉलीफेगस जो होता है यह अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों पर निर्भर रहता है। इतना याद रखिएगा कि जो पॉलीफेगस कीट होते हैं वो अपने भोजन के लिए विभिन्न पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, इसका पूरा नाम है मैनेजमेंट नहीं, पहले मैनेजमेंट तो लास्ट में आएगा। बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हार्टिकल्चरल एंड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें हमें जो लाभदायक कीट है उनके बारे में भी पढ़ना है, और जो उद्यानिकी के पेस्ट हैं, मतलब जो उद्यान के हार्टिकल्चरल क्रॉप हैं उनमें लगने वाले जो कीट हैं, जो पेस्ट हैं, उनके बारे में भी पढ़ना, उनके मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है। तो याद रखेगा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप लोग मधुमक्खी पालन और कीट सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर यही सब पढ़ेंगे। कौन से कीट लगते हैं, उस कीट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को मैंने 5th सेमेस्टर में कुछ मैंने पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर देयर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था, उसमें मैंने बहुत सारे पेस्ट को करवाया हुआ है। उसमें से कुछ पेस्ट आप लोग के सिलेबस में है, तो जो आपके सिलेबस में उसमें से जाके आप लोग देखिएगा वीडियो, और मैं भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। इस वीडियो बस आप लोग 50 लाइक कीजिएगा भाई। देखिए 50 लाइक नहीं होगा तो वीडियो नहीं आएगा, आप लोग कॉल करें या कुछ भी करें। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसीलिए कि वीडियो को 50 लाइक कर दीजिएगा, अगला वीडियो तभी आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रेडिटर क्या है। प्रेडिटर, इसको प्रेडिटर क्या है, प्रेडिटर को क्या बोलते हैं भैया, प्रेडिटर को परभक्षी बोलते हैं। परभक्षी वह कीट होता है या वह जीव होता है जो अन्य प्राणियों को या अन्य जीवों को शिकार करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है, पेट पालता है, पेट भरता है। ठीक है, प्रेडिटर वह जीव होता है जो अन्य प्राणियों का शिकार करके अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है। ठीक है, ये हो गया प्रेडिटर। अगला है सिल्क। तो सिल्क एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है जो कि कीटों के लार्वा द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, सिल्क जो होता है प्राकृतिक प्रोटीन से बना एक रेशा होता है जो कि कीटों के लार्वा द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन समझिएगा इसको भाई। स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में एब्सकॉन्डिंग को बोला जाता है स्थानांतरण। ठीक है, और स्वार्मिंग को बकछूट बोला जाता है। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, तो पेपर में कुछ भी दे देगा, आप लोग इसीलिए याद रखिएगा मैंने स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग लिया है। अब देखिए पेपर एक है, उसमें दिया है बकछूट, स्वार्मिंग को बकछूट दे दिया है, तो याद रखिएगा छिटपुट भी दे सकता है, तो इसलिए आप लोग एब्सकॉन्डिंग और स्वार्मिंग याद रखिएगा। ठीक है, स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग क्या है, दोनों में अंतर बताइए। तो स्वार्मिंग क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, मैं समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, एक मान लीजिए कीट का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है, इस मधुमक्खी के ये जो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें 500 मधुमक्खियों की रहने की जगह है। अब मधुमक्खी को उपयुक्त वातावरण मिल जाता है बसंत ऋतु में, यह क्या करती हैं कि प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा के 700 से 800 कर लेती हैं। ठीक है, 800 कर लेती हैं। अब भाई ये 500-600 लोगों को रखने का जगह है, बहुत होगा उसमें कि 2 लोग, मतलब 600 लोग आ जाएंगे, बहुत होगा। लेकिन इसमें कुछ समय बाद क्या होगा कि जगह की कमी हो जाएगी। ठीक है, गर्मी बहुत अधिक होने लगेगी, तो क्या होता है ना, इसमें से कुछ कीट, लगभग 60% कीट, ठीक है 60% कीट बोल सकते हैं, 50% कीट, कुछ कीट निकल कर, कुछ मधुमक्खी निकल कर दूसरे स्थान पर जाकर रानी मधुमक्खी के साथ, याद रखिएगा रानी मधुमक्खी के साथ निकलते हैं। ठीक है, स्वार्मिंग जो होता है उसमें रानी मधुमक्खी भी साथ में जाती है, तो उस रानी मधुमक्खी के साथ कुछ मधुमक्खी निकल कर एक नए स्थान पर जाकर छत्ता बनाते हैं और उस स्थान पर रहते हैं। वह जो स्थान होता है उसको, जो श्रमिक मधुमक्खी वह पहले से निर्धारित किया रहता है, तो उसको बोलते हैं भैया स्वार्मिंग। ठीक है, स्वार्मिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें मधुमक्खियों की छत्ते में से कुछ संख्या निकलकर, कुछ भाग निकलकर नए स्थान पर छत्ता बना के रहते हैं। ठीक है, अब एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहीं पे इसको बता देता हूँ। एब्सकॉन्डिंग में प्रक्रिया होती है, आप लोग देखे होंगे गाँव में जब मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसमें से शहद निकालने के लिए क्या करते हैं, आग जलाकर उसके पास लेकर जाते हैं भाई। तो उससे क्या होता है, मधुमक्खी सब भाग जाते हैं, या मधुमक्खियों के छत्ते पे कोई रोग आ गया, कोई कीट आ गया है, उससे डर के सब भाग जाते हैं। ठीक है, कोई जानवर उनको परेशान कर रहा है तो उससे भाग जाते हैं, उससे मतलब डरते हैं। तो यदि उन सभी से डर कर क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, तो यह जब भागते हैं ना, तो पूरा जो कॉलोनी होता है, जितनी मधुमक्खियाँ, सभी मधुमक्खियाँ डर के भाग जाती हैं बिना अपने शहद को लिए। ठीक है, बिना अपने शहद को लिए ही डर के भाग जाती हैं, इसको बोलते हैं अब्सकॉन्डिंग। ये सब यहाँ से डर के भाग जाते हैं और नए स्थान पर जाकर अपना छत्ता बनाते हैं।
तो यह दोनों में अंतर होता है, यह दोनों होता है। अब दोनों में अंतर भी हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम दोनों के बारे में। तो जब मधुमक्खियों की संख्या अधिक हो जाती है छत्ते की क्षमता से, तो कुछ मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती हैं और छत्ता बनाती हैं, तो उसी को स्वार्मिंग कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो बसंत या ग्रीष्म ऋतु में जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तथा खाद्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में मिलते रहते हैं, तो मधुमक्खी तीव्र गति से जनन क्रिया करके संख्या में वृद्धि कर लेती है। ठीक है, मधुमक्खी तीव्र संख्या में तीव्र जनन जो होता है तीव्र गति से करके संख्या बढ़ा लेती हैं, जिससे छत्ते में स्थान की कमी हो जाती है। ऐसी दशा में रानी मधुमक्खी अपने पुराने सदस्यों के साथ छत्ता छोड़कर अन्य किसी स्थान पर चली जाती है, जो स्थान पहले से श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा निर्धारित होता है, वहाँ पे जाके छत्ता बना के रहती है। तो इस प्रक्रिया को स्वार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही स्वार्मिंग बोला जाता है। और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? तो एब्सकॉन्डिंग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पूरी मधुमक्खी कॉलोनी अपना छत्ता छोड़कर चली जाती है। ठीक है, जिसमें पूरी मधुमक्खी कॉलोनी अपना पूरा छत्ता छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो यह जो होता है छत्ते में कीट या बीमारी, खाद्य पदार्थों की कमी, किसी के द्वारा छेड़छाड़ के कारण पूरी मधुमक्खी कॉलोनी छत्ता छोड़कर भाग जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही एब्सकॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से जब पूरी मधुमक्खी की कॉलोनी जो होती है वही छत्ता छोड़कर भाग जाती है, शहद को भी उसी में छोड़ देती है, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा। दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग में अंतर। स्वार्मिंग में कुछ मधुमक्खियाँ ही छत्ता छोड़ के जाती हैं। ठीक है, लगभग 60% मधुमक्खी छत्ता छोड़ती हैं। लेकिन जो एब्सकॉन्डिंग होता है, इस प्रक्रिया में पूरी कॉलोनी में जितनी मधुमक्खियाँ वह सब छत्ता छोड़कर भाग जाती है। ठीक है, एक अंतर और इसमें लिख लीजिएगा कि यह जब भागती हैं तो इसमें शहद के ले के उड़ती हैं। ठीक है, कुछ शहद ले के उड़ती हैं स्वार्मिंग में, और जो एब्सकॉन्डिंग होता है इसमें शहद को छोड़कर सब भाग जाती है, बस अपना जान बचाती हैं। ठीक है, स्वार्मिंग जो होता है ये अप्रैल से जून तक होता है, और जो एब्सकॉन्डिंग होता है पतझड़ के समय होता है, लगभग फरवरी मार्च में होता है। ठीक है, पतझड़ के समय। और स्वार्मिंग जो होता है यह अधिक जनसंख्या हो जाने के कारण भाग जाते हैं, भोजन की कमी हो जाने के कारण, गर्मी अधिक होने लगता है, उसी कारण से भी क्या करते हैं स्वार्मिंग होता है। और जो एब्सकॉन्डिंग करते हैं सब रोग या कीट से संक्रमण के कारण, या किसी से प्रभावित होने के कारण, या क्या करते हैं किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका के कारण भाग जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी यार, पीछे वाला पेज का फोटो मैंने लिया वो नहीं लिया हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोग को। कुछ पॉइंट और है, 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें 60% यह जो प्रक्रिया होता है स्वार्मिंग का, इसमें 60% मधुमक्खियाँ अपनी भूमिका निभाती हैं, और जो एब्सकॉन्डिंग होता है इसमें 100% मधुमक्खियाँ जो होती है इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, स्वार्मिंग मधुमक्खी होती है अत्यधिक गर्मी के कारण भी भाग जाती हैं, और एब्सकॉन्डिंग जो होता है इनका अगर अशांत परिवेश मिलेगा, मतलब कोई डिस्टर्ब करेगा, शांति नहीं रहेगी, तो यह भाग जाते हैं। ठीक है, स्वार्मिंग में एक नई रानी बनती है। स्वार्मिंग जब होता है तो उसमें एक नई रानी बनती है, जो एब्सकॉन्डिंग होता है तो उसमें नई रानी नहीं बनती है। तो भाई ये होता है एब्सकॉन्डिंग और स्वार्मिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शहद का महत्व बताइए। ठीक है, शहद का महत्व बताइए। शहद का क्या महत्व है? तो आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा और ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो शहद का महत्व बहुत ही है, लेकिन कुछ महत्व हम लोग देखेंगे, बहुत प्रमुख बिंदु को। तो पहला स्वास्थ्य लाभ। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य में मदद करते हैं। अगला है पाचन तंत्र। तो शहद पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। शहद जो होता है वह पाचन तंत्र को दूर करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। अगला ऊर्जा स्रोत। शहद एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है जो थकान को भी दूर करता है, मतलब एनर्जी बहुत देता है शहद। ठीक है, अगला है त्वचा और बालों की देखभाल। शहद त्वचा और बालों को पोषण देता है, उन्हें स्वस्थ बनाता है। ठीक है, मधुमेह रोगियों के लिए, मतलब जो शुगर डायबिटीज़ से जो पेशेंट है डायबिटीज़ के, उन रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ठीक है, चीनी की अपेक्षा इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ही कम होता है। अगला आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में शहद अपनी एक दवा के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है मधुमेह रोगियों के लिए शहद
अगला है आयुर्वेद पर्यावरण महत्व। ठीक है, शहद जो होता है मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, जो कि परागण में मदद करती हैं, जैव विविधता को बनाए रखती हैं। आर्थिक महत्व, शहद मधुमक्खी पालन के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है। ठीक है, मतलब इसको बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। अगला पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान। तो शहद पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब पूजा होता है तो वहाँ पर भी शहद का यूज होता है। खाद्य उद्योग में शहद खाद्य उद्योग में भी अपना एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न उत्पादों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये होता है शहद का आर्थिक महत्व। ठीक है, शहद का प्रयोग भाई देखिए दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, दवा के लिए किया जाता है, पूजा पाठ में किया जाता है। जो डायबिटीज से पीड़ित पेशेंट होते हैं उनके लिए शहद जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, पर्यावरण को मदद करता है, इसका आर्थिक महत्व भी है, इसको बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। इससे कई प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, दवाई बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यह था शहद का महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। उम्मीद करते हैं अभी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। भाई 50 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से 50 लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।